हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट इंटरनेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुदस्सिर अमीन। सो यहाँ पे मैं इस चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 की मैं प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है। ओके, सो आजकल जो हमारा हो रहा है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, क्योंकि एग्जाम अब हो रहा है, ठीक है, 20 से 30 सितंबर तक। अब आपकी जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे वो 16 सितंबर तक आ जाएंगे, ठीक है। यस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हम यहाँ पे कवर करते हैं सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू पेपर 1 जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो मतलब इसमें जो स्कोर होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो तो 50 से अबव स्कोर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। सो जो भी जेआरएफ मतलब क्रैक करते हैं या नेट क्रैक करते हैं, तो उनके मतलब जो पेपर 1 में क्वेश्चन ठीक होते हैं वो 50 क्वेश्चन में 30 वो ठीक करते हैं, और जो जेआरएफ के लिए जाते हैं तो वो 35, 36, 40 तक वो कर लेते हैं, ठीक है, पेपर 1 से। क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी अपना स्ट्रांग होता है, हम पढ़ते हैं पीजी लेवल में। जो पेपर 1 होता है इसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, अल्फाबेटिकल रीजनिंग होती है। ऐसे इसमें होता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, आईसीटी होता है ना, हायर एजुकेशन होता है। तो थोड़ा सा अलग अलग डिसिप्लिन के इसमें से कंटेंट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होती है पेपर की। तो इसलिए इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा एमसीक्यू सीरीज के जरिए, या आप थ्योरी क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे 2 क्लासेस होते हैं, एक होता है 2 बजे जो भी हो रहा है, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज और थ्योरी क्लास लिया जाता है 2 बजे, और एक रहता है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लास 8 बजे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो भी देख रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर कर लो, ठीक है। हाँ, सो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन मोटिव है अपने क्लास, ठीक है, एमसीक्यू क्लास। ओके, जो आजकल चल रहा है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है इसलिए हमने एमसीक्यू सीरीज करवाया है, ठीक है। यस, क्योंकि एमसीक्यू से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। चलो सब शेयर कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड। तो थैंक यू, जिन्होंने भी शेयर किया वो थम्स अप करिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू क्लास। चलो थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कितने जुड़ जाएंगे हमारे साथ, और है ना। सो आर यू रेडी? अगर आप रेडी है देन गिव योर थम्स अप, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। यस, सो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इसके लिए क्लास है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए आप और आंसर करिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिसर्च कैन बी रिटन, यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का तो वो किस शेप में लिखी जाती है? ओनली इन क्वेश्चन फॉर्म, ओनली स्टेटमेंट फॉर्म, बोथ क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म्स, डे इन हाइपोथेटिकल फॉर्म। आप सब आंसर करिए, आपके पास टाइम है। वेरी गुड। देखो 10 सेकंड जब नेक्स्ट टाइमर में रहेंगे तो मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। यस, वेरी गुड। सो ये इस टाइमर में से जब 10 सेकंड बाकी रह जाएंगे मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे हम, इजी क्वेश्चन ही होते हैं, है ना। वेरी गुड।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या, ऑनली स्टेटमेंट फॉर्म, यानी जब भी हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं किसी भी रिसर्च स्टडी की, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम की, तो उसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। साइन क्वानॉन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है गुड रिसर्च का, तो वो क्या है? वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस होती है क्या? गुड रिसर्च सुपरवाइजर होता है, एडिक्वेट लाइब्रेरी होती है, वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम होती है। आप बताइए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। साइन क्वानॉन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है रिसर्च का, ठीक है, तो ये क्या होती है? वेरी गुड, आपके पास टाइम है। बहुत अच्छा। यानी यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट बताना है। साइन क्वानॉन का मतलब है कि जो जरूरी होता है, गुड रिसर्च के लिए क्या जरूरी होता है। सॉरी, क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा। साइन क्वानॉन जो है इसका मतलब एसेंशियल एलिमेंट, यानी जरूरी जो होता है कि गुड रिसर्च में जरूरी क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस होनी चाहिए, गुड रिसर्च सुपरवाइजर होना चाहिए, एडिक्वेट लाइब्रेरी होनी चाहिए, या वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट, वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम। देखो साइन क्वानॉन जो है एसेंशियल एलिमेंट, यानी साइन क्वानॉन का पहले इसका देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो जरूरी होता है, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, दैट मीन्स साइन क्वानॉन a condition, an element which is necessary, which is absolutely necessary. ठीक है, तो दैट इज साइन क्वानॉन। अब एक गुड रिसर्च का साइन क्वानॉन क्या होता है? तो वो होता है वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम वेल फॉर्मुलेटेड है, डिस्कवरी है, मतलब न्यू डिस्कवरी है, ठीक है, नई इनोवेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो उसकी एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका? एक गुड रिसर्च का। ठीक है, तो अभी तक उस पर काम ही नहीं हुआ होगा, आप उस पर काम कर रहे हो, तो दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्च। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते थोड़ा सा देखते हैं साइन क्वानॉन क्या होता है। मैंने भी बोला कि यानी इसके बगैर नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एक नेसेसरी होता है, यानी जरूरी होता है। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। साइन क्वानॉन ऑफ गुड रिसर्च दैट इज प्रीरिक्विजिट एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्च, यानी एक एलिमेंट जो जरूरी होता है एक रिसर्च में, इज टू फॉर्मुलेट ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, जिससे एक अच्छी प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, हाँ। चार्ल्स कैटरिंग द फेमड इन्वेंटर एंड हेड ऑफ रिसर्च पर जीएम सेड ए प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज हाफ सॉल्व्ड। चार्ल्स कैटरिंग ने बोला है कि यानी अगर आपकी प्रॉब्लम अच्छी बन गई, वेल स्टेटेड है, दैट मीन्स आपका मतलब आधा रिसर्च हो गया है। प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज हाफ सॉल्व्ड, दैट मीन्स आपका आधा रिसर्च हो गया। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है ना, तो दैट मीन्स आपकी उसी के साथ आधा, हाफ ऑफ योर रिसर्च हैज बीन डन। ओके, सो देयरफॉर साइन क्वानॉन ऑफ गुड रिसर्च इज गुड रिसर्च प्रॉब्लम। तो जरूरी जो होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम का होना, यानी अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम का, इनोवेटिव रिसर्च प्रॉब्लम का होना जरूरी है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। A good hypothesis should be, a good hypothesis क्या होनी चाहिए? Precise, specific and consistent with most known facts. Be formulated in such a way that it can be tested by the data. Say of limited scope and should not have global significance. They all the above. सबको का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। गुड हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। So, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द ये सारे इसके आंसर आ जाएंगे। देखो, एक से प्रिसाइज होना चाहिए, ए पार्ट वो भी करेक्ट है। बी स्पेसिफिक होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अबाउट द नोन फैक्ट्स, बी ए फॉर्मुलेट इन सच वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, यानी ये इस शेप में होने चाहिए कि इसको हम टेस्ट कर, इसका डेटा जो टेस्ट कर सकते। आप लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस,
तो उसका लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे वो होनी चाहिए। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, हाइपोथेसिस किसमें हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये बताना है। नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, बी है डिक्लेरेटिव टर्म्स, ये है जनरल टर्म्स, डी है नन ऑफ द अबव। चलो सबका आंसर आना चाहिए। हाइपोथेसिस किस फॉर्म में नहीं बना सकते हम? सो हम देखते हैं इसका आंसर। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, जनरल टर्म्स। हाइपोथेसिस को हमें जनरल टर्म्स में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, इसके पर्टिकुलर फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ, सो नल एंड क्वेश्चन फॉर्म में भी बना सकते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, डिक्लेरेटिव टर्म्स में भी बना सकते हैं, जनरल टर्म्स में इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यानी जनरल टर्म्स में हाइपोथेसिस को नहीं बना सकते, स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल वे में होना चाहिए। ओके, ये ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन 5 पे इसको पढ़िए और आंसर करिए। Which of the following statements is true? इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ए है इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म, बी इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, सी ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर फर्स्ट ऑफ द थीसिस, ऑल द अबव। आपको बताना है कौन सा ट्रू है, ये आपको बताना है। वेरी गुड, सब आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट के इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, यानी जब भी रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक स्टेटमेंट की शेप होनी चाहिए उनको, ठीक है। यस, ये ध्यान में रखना आप। सो चलते हैं क्वेश्चन 6 पे, इसको आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। A objective should be pinpointed. B objectives can be written in statement or question forms. C another word for problem is a variable. D all the above. चलो सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। वो तो आपके पास टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, यानी यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पिन पॉइंटेड होने चाहिए, यानी टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। बी पार्ट जो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए स्टेटमेंट या क्वेश्चन फॉर्म्स, तो ये वाला इस करेक्ट नहीं है। अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम वेरिएबल, यानी वर्ड का अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल, प्रॉब्लम का अनदर वर्ड क्या है, वेरिएबल, तो वो ये सही नहीं है क्योंकि वेरिएबल अलग होता है, प्रॉब्लम अलग होती है। ऑल द अबव, तो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, पिन पॉइंटेड होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। A satisfactory statistical quantitative method should not possess which one of the following qualities? एक statistical quantitative method जो है, यानी जो satisfactory statistical quantitative method है, ठीक है, जिससे रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, should not possess, उसको नहीं होना चाहिए। कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? अप्रोप्रिएटनेस, मेजरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सब आंसर करिए। वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा और कितने आंसर कर पाएंगे। वेरी गुड। देखो, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। यस, यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ पे पेपर 1 की प्रिपरेशन हो रही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ नीचे देखो डी पार्ट क्या आंसर आएगा इसका। फ्लेक्सिबिलिटी, सैटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए प्रॉब्लम के रिलेटेड, मेजरेबिलिटी जिसको मेजर कर सके, कंपेरेबिलिटी जिसको दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होनी चाहिए बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये ध्यान में रखना। जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़िए।
द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द, यानी जो रिसर्च प्रोसेस की एक्यूरेसी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर्स, डी द सैंपल साइज, सी द रिसर्च मेथड अडॉप्टेड, डी ऑल द अबव। सब आंसर करिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? ऑल द अबव, ये सारे आ जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द, यानी जो एक्यूरेसी होती है एक रिसर्च प्रोसेस की वो किस पे डिपेंड होती है? अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर्स, रिसर्चर्स का अनबायस्ड एटीट्यूड होना चाहिए, यानी बायस्ड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, खाली अनबायस्ड होनी चाहिए। द सैंपल साइज पे होता है। रिसर्चर मेथड अडॉप्टेड, यानी रिसर्च मेथड शुड बी अडॉप्टेड, यानी जो रिसर्च मेथड है वो अडॉप्ट होना चाहिए। सारे इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे इसको पढ़िए और आंसर करिए। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्विस? ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्विस, यानी इसका फाउंडर कौन है? ठीक है, ये बताना आपको। ए बेस्ट, डी बूथ, सी डार्विन, डी नन ऑफ द अबव। चलो, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। ये PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बूथ, चार्ल्स बूथ जो है ये एक सोशल रिफॉर्मर था, ठीक है, ये था फाउंडर साइंटिफिक सोशल सर्वेज का, ठीक है। हाँ, तो ये जो चार्ल्स बूथ जो था, ये इसका काम क्या था? ये एक शिप ओनर था और था ये सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर इसका मतलब देखेंगे इससे कौन सी अच्छी सी मतलब काम है, उसकी वर्क कौन सी अच्छी है, नोटेबल वर्क जो नोट करने के रिलेटेड है, तो वो है लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन। लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन, ठीक है, लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन जो है ये इसकी नोटेबल वर्क है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप आपने ध्यान दिया होगा कि साइंटिफिक सोशल सर्विस का जो फाउंडर है वो था चार्ल्स बूथ, ये ध्यान में रखना आप, सोशल रिफॉर्मर था ये, ठीक है। हाँ, तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखिए और आंसर करिए। रिसर्च प्लान, एक रिसर्च प्लान क्या होना चाहिए? शुड बी डिटेल्ड, क्या डिटेल्ड होना चाहिए? शुड बी गिवन टू अदर्स फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स, दूसरे उस पर कमेंट करें, रिव्यू करें। सेट्स ऑफ द रेशनल फॉर रिसर्च स्टडी, एक रेशनल बन जाए एक रिसर्च स्टडी का, डे ऑल द अबव। रिसर्च प्लान जो है वो क्या होना चाहिए आपको बताना पड़ेगा, आप आंसर करें। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट ऑल दैट, वो ये सारे इसके आंसर है। रिसर्च प्लान जो है ये डिटेल होना चाहिए। शुड बी गिवन टू अदर्स फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स, तो दूसरे उस पर रिव्यू करें और कमेंट भी कर सकते हैं। सेट्स आउट द रेशनल फॉर ए रिसर्च स्टडी, एक रिसर्च स्टडी का रेशनल निकल के आता है, ठीक है, उसमें एक रिसर्च प्लान में होना चाहिए एक रेशनल, एक इंपॉर्टेंस है ना, एक सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं, रेशनल में सिग्निफिकेंस, ओके, हाँ, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये सारे करेक्ट आंसर है इसके, ऑल द अबव। सो चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। सोर्सेज ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स कैन इंक्लूड, यानी जो रिसर्चेबल प्रॉब्लम होती है उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या क्या है? रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस एज एजुकेटर्स, भी है प्रैक्टिकल इश्यूज दैट रिक्वायर सॉल्यूशंस, से थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च, डी है ऑल द अबव। सबको का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। जो रिसर्चेबल प्रॉब्लम होते हैं उसके सोर्सेज में क्या क्या आना चाहिए ये बताना आपको। वेरी गुड,
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो यानी रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस तो जरूरी है कि जो रिसर्चर के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, एजुकेटर जब होता है वो प्रैक्टिकल इश्यूज दैट रिक्वायर सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं सोसाइटी के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, है ना, जिनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम निकालेंगे। थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च, यानी थ्योरी हम पढ़ते हैं, मॉडल्स हम पढ़ते हैं, या पास्ट रिसर्च यानी जो रिसर्च हुई होगी उसको हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये सोर्सेज रहते हैं किसके, एक रिसर्च प्रॉब्लम के। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान, यानी जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है रिसर्च प्लान का, वो क्या होता है, गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस रेलेवेंट स्टडीज, वो हमें एक ओवरव्यू देता है जो स्टडीज हुई है। कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ स्टडी, उसमें पर्पस होता है एक स्टडी का। ठीक है, कंक्लूड्स विद स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, उसमें रिसर्च क्वेश्चंस हुए होते हैं, उन्हीं से हमें कंक्लूजन मिलता है। ऑल द अबव, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, आप आंसर करिए। वेरी गुड। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, यस। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर है। एक इंट्रोडक्शन सेक्शन जो रिसर्च प्लान का होता है, उसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, उसमें मतलब जो प्रीवियस रेलेवेंट स्टडीज होते हैं उनका ओवरव्यू होता है, उसमें पर्पस ऑफ द स्टडी होते हैं या जिसको सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी बोलते हैं, उसमें रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में, इंट्रोडक्शन सेक्शन में, ये ध्यान में रखना। सो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए आप। A statement that predicts the cause and effect relationship between variables known as the, तो उस ये अगर स्टेटमेंट हम देखेंगे कि ये जो प्रेडिक्ट करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच, उसको क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, बी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी डिपेंडेंट वेरिएबल। सब आंसर करिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। अब तुरंत आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस जो है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाती है। मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को दोहराया है, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, ठीक है, पेपर 1 यूनिट 2 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं। सो मैंने इनको मतलब कवर किया ऑलरेडी। लॉजिकल रीजनिंग पे मैंने कवर किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सो एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस जो होती है ये हमें प्रेडिक्ट करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस। ऑब्जेक्टिव्स पहले चैप्टर में होते हैं। रिसर्चर मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी, रिसर्चर को एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। से वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, वेरिएबिलिटी जो है वो एक सोर्स है किसका, प्रॉब्लम का। ऑल दैट सब आंसर करिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, करेक्ट कौन सा है। तो इसका आंसर देखते हैं। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो तो पहले चैप्टर में होते थीसिस में, है ना। तो रिसर्चर के पास एनालिटिकल एबिलिटी जरूरी होनी चाहिए, है ना, तभी वो इंटरप्रेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। वेरिएबिलिटी जो है ये जरूरी है, ठीक है। वेरिएबल्स जो है ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम जो वेरिएबल्स के बेस आधारित होती है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, एक रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल हो सकती है कब, इट हैज यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, इट इज रिसर्चेबल, इट इज ड्यूएंट एड समथिंग टू द नॉलेज, ऑल द अबव। सब आंसर करिए। वेरी गुड।
रिसर्च प्रॉब्लम जो है, एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है फिजिबल हो सकते हैं, कब हो सकती है आपको बताना है। देखो एक जगह लाइव चैट आ जाता है, वहां पे आप जाके आंसर कर सकते हैं। लाइव चैट में 2 बजे स्टार्ट होता है क्लास, ठीक है, हर रोज होता है 2 बजे क्लास। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी पार्ट क्या है, ऑल द अबव, सारे इसके ऑप्शंस है ने जो इट हैज रिलेटेड रेलेवेंस होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, है ना, रिसर्चेबल होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, जो नॉलेज में कुछ ऐड कर सके। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखिए आप। Which one of the following is data collection method? Data collection method कौन सा है? The opinion, positivism, the case study, the interview। इन्हें डेटा जिसे कलेक्ट कर सकते हैं वो मेथड आपको बताना है कौन सा है इनमें से। चलो, वेरी गुड, आप आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट द इंटरव्यू, यानी डेटा कलेक्शन मेथड जो है इसमें से है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू जब हम किसी को करते हैं वहां से हम डेटा लेते हैं। ओपिनियन, किसी का ओपिनियन लेना, वो डेटा कलेक्शन नहीं है। पॉजिटिविज्म, है ना, ये भी नहीं है। केस स्टडी, ये तो मेथड है रिसर्च का। डेटा कलेक्शन जो मेथड है यहाँ पे जिससे डेटा, वो तो इंटरव्यू है यहाँ पे। ओके, ध्यान में रखना आप। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए आप। Which type of study will be preferred by a researcher to estimate the degree of relationship between the level of education and achievement motivation? यानी किस टाइप की यहाँ पे स्टडी है, ठीक है, जो प्रेफर करती है एक रिसर्चर को, वो देखता है एक रिलेशनशिप किस किस के बीच में, लेवल ऑफ एजुकेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन के बीच में। ओके, यस। सो ये नेचुरलिस्टिक, बे इन्वेंटरी, से कोरिलेशनल, डी है एक्सपेरिमेंटल। हिंदी में भी है, अगर आपको मेरे समझाना या इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तब आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे, 10 सेकंड्स और ले लेंगे, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कोरिलेशनल जो है, कोरिलेशनल इज द करेक्ट आंसर। कि ये जिसमें भी हम कोरिलेशन यूज करेंगे उस यानी वहां पे हम रिलेशनशिप देखी जाती है। अब आप यहाँ पे हमें क्या बताना था कि रिलेशनशिप जो दिखाएगा लेवल ऑफ एजुकेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन पे, तो 2 वेरिएबल है, लेवल ऑफ एजुकेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन जो है। तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखनी है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये कोरिलेशनल स्टडी है। ओके, यस। सो कोरिलेशन स्टडी में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़िए आप। विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट? कौन सी ऐसी स्केल है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी जिसको मेजर हम कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में? यह है नॉमिनल, भी है ऑर्डिनल, या इंटरवल, भी है रेशियो। चलो आंसर करिए आप। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट कौन सी स्केल है? नॉयर में से, नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल, R फॉर रेशियो। वेरी गुड। सो आपको बताना है कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट का। अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर करिए, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इन नॉमिनल, देखो जब भी हमें किसी को कैटेगराइज करना है तो वहां से हम मतलब वो नॉमिनल बन जाता है, ठीक है। कैटेगरी बनाना इजी है, ऑर्डर देना ये डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है। इंटरवल लेना है, मतलब आधा आधा, है ना, इंटरवल्स में रेशो बनाना, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। बट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मेजरमेंट का वो है नॉमिनल। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप देखोगे प्लेयर्स, है ना, जो क्रिकेट प्लेयर्स है, वॉलीबॉल प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं, उनकी जो मतलब ड्रेस कोड होता है या यूनिफॉर्म जो उनकी होती है, उसके पीछे एक नंबर लगा हुआ होता है,
ठीक है, किसी का 12, किसी का 26, किसी का 25, किसी का 30, है ना, किसी का 31, किसी का 8, किसी का 9। तो ये कैटेगरीज है। ओके, सही ध्यान में रखना। सो आई होप दैट इज नॉमिनल। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। तो नॉमिनल स्केल जो है इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं, जो अभी मैं बोल रहा था। इसको डिफाइन किया जाता है स्केल इज फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स इन डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन, यानी जब वेरिएबल्स को एक अलग क्लासिफिकेशन दी जाती है थ्रू कैटेगरीज, एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ क्वांटिटेटिव वैल्यू और ऑर्डर। क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑर्डर नहीं होता है। दिस स्केल इज द सिंपलेस्ट ऑफ द 4 वेरिएबल मेजरमेंट स्केल्स। तो ये इन 4 में से, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इनमें से एक ये ऐसी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मेजरमेंट अच्छे से कर सके। ठीक है, इजीली सिंपलेस्ट वे में मेजरमेंट कर सके। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे इसको पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवेंस 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। करेक्ट ऑर्डर बताना है जो स्टीवन ने दी 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के, तो वो आपको बताना है। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पहले देखे होंगे जो मैंने अभी करवाए हैं, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे इस पे, आप आंसर करिए। स्टीवेंस 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आ गया है। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसको, पहले आप आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अभी मैंने बोला था नॉयर, है ना, नॉयर, NOIR, NOIR, नॉयर याद रखो आप, नॉयर। नॉयर का फुल फॉर्म है नॉमिनल ओवर ऑर्डिनल ओवर इंटरवल ओवर रेशियो। ओके, तो ये जो 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट दिया है, ये दिया स्टीवन ने। ध्यान में रखना। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जो है नॉयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये किसने दे दिया? तो ये दे दिया स्टीवन। ओके, ये ध्यान में रखना, स्टीवन जो है ये इसने दे दिया। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। वी यूज फैक्टर एनालिसिस। हम फैक्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं कब? टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। टू नो द डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस देखना। टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस देखना। आप आंसर करिए, आपके पास टाइम है। ठीक है, सो जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो। ठीक है, यस। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल को प्रेस करके रखना। ठीक है, भूलना नहीं कि बेल को प्रेस करना। ठीक है, हाँ, आप प्रेस करके रखो और आपको जब भी क्लास की नोटिफिकेशन क्लास होगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। टू नो द डिफरेंस अमंग मनी वेरिएबल। फैक्टर एनालिसिस हम तब करते हैं जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ओके, यानी 2 से ज्यादा, 2, 3, 4, 5। ओके, ये ध्यान में रखना। सो ये था आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। सो आई होप यू एंजॉय दीज। सो फैक्टर एनालिसिस जो है एक पावरफुल डेटा रिडक्शन टेक्निक है दैट एनेबल्स रिसर्चर टू इन्वेस्टिगेट कंसेप्ट एंड दैट कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड डायरेक्टली, यानी इसको डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बाय बॉइलिंग down a large number of variables into a handful of comprehensible underlying factors, factor analysis results in easy to understand actionable data। यानी जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, तो हम उस वक्त फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। फैक्टर एनालिसिस हमारे लिए इजी रहेगा। अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हम फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं जब हमारे पास 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो अगर आपको कोई प्रश्न होगा या आपको पीडीएफ चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, कैसा रहा आज का एमसीक्यू सीरीज। तो आपका फीडबैक जो वैल्यूएबल है। अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, उसको भी आप अटेंड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।